हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड नोट्स बाय अमित। आज हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने स्टडी किया था डेफिनेशन, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम्स। वीडियो में हम स्टार्ट करने से पहले इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट। और लास्ट में हम देखेंगे कि दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के अंदर क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे एनुअल एग्जाम में। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का डेफिनेशन में हमने देखा था कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो कि कैपिलरी लूप, जिसको हम पढ़े थे कि ग्लोमेरुलाई भी बोलते हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है। मतलब हमारा इम्यूनिटी उसको ही बाई मिस्टेक अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है और फिर उससे रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी, जिसको हम कॉजेज भी बोलते हैं। तो इनिशियल कॉज में हमने देखा था कि कोई प्राइमरी इन्फेक्शन जैसे कि थ्रोट का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। उसके बाद हमने जो पढ़ा था कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है, उसमें सबसे जो कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलाइटिकस। ठीक है। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कॉज। ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकता है, आईजीए नेफ्रोपैथी हो सकता है। आगे हमने देखा था पैथोफिजियोलॉजी कि पैथोफिजियोलॉजी मतलब जो पूरा प्रोसेस था बीमारी होने का वो क्या था। पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा था कि एंटीजन आता है बॉडी के अंदर, फिर एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करता है, फिर दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो इकट्ठा हो जाता है और फिर इन्फ्लामेशन कॉज करता है और फिर रिलेटेड जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने देखा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं। उसको बहुत ही डिटेल में हमने स्टडी किया था कि यूरिनरी मैनिफेस्टेशन, यूरिन से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो हेमेटूरिया हो गया, मतलब ब्लड में यूरिन आएगा, पिंक रेड कोला कलर का यूरिन देखने को मिलेगा। उसके बाद ओलिगूरिया मतलब रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट 400 ml से कम हो जाएगा। प्रोटीन यूरिया में यूरिन में प्रोटीन दिखेगा। तो कैसे हम कोई भी जो पेशेंट है वो कैसे समझेगा, जब यूरिन में बहुत ज़्यादा फोमी होता है, जब वो एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है तो बहुत झाग बनता है, इसका मतलब यूरिन में प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। फिर एडिमा होगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगा, पेरिओर्बिटल एडिमा, पेडल एडिमा, ये सब देखने को मिलेगा। जनरलाइज एडिमा सीवियर केसेस में देखने को मिलेगा। रैपिड वेट गेन देखने को मिलेगा। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन में हाइपरटेंशन देखा था हमने। हाइपरटेंशन के बाद सिस्टमिक और जनरल जो नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स है वो हमने देखा था कि फटीग हो गया, वीकनेस हो गया, उसके बाद नोजिया वोमिटिंग हो गया, मलेस, जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, मतलब लो फील होता है, ये सब हमने देखा था। फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, जॉइंट पेन, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर। उसके बाद ब्लड से रिलेटेड क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अनीमिया, एजोटीमिया में बर्न और सीरम क्रेटिनाइन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसका एक्सक्रिएशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। आज हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट किडनी इंजरी को एक्यूट रीनल फेल्योर भी बोलते हैं। इसमें हमारा किडनी जो है, जो भी पेशेंट है उसका अचानक से काम करना बंद कर देगा और फिर वेस्ट जो है, वेस्ट का बिल्डअप हो जाएगा। मतलब वेस्ट प्रॉपर एक्सक्रिएट आउट नहीं होगा तो वेस्ट का बिल्डअप हो जाएगा।
दूसरा नेक्स्ट है क्रोनिक रीनल फेल्योर। क्रोनिक रीनल फेल्योर में क्या होता है कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हमने एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ट्रीट नहीं किया तो किडनी का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। किडनी का जो फंक्शन करने का जो एबिलिटी होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव इंसिफेलोपैथी। हाइपरटेंसिव इंसिफेलोपैथी का मतलब क्या है कि हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, और इंसिफेलोपैथी का मतलब क्या है कि ब्रेन में इंजरी या फिर ब्रेन में कोई डिसऑर्डर। तो हाइपरटेंशन इस कंडीशन में क्या रहेगा, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में कि हाइपरटेंशन रहेगा, क्योंकि हमारा किडनी का एक काम ये भी है कि वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जब किडनी का फिल्टरिंग यूनिट ग्लोमेरुलाई मतलब ख़त्म हो गया, एक तरीके से उसका नुकसान हो गया हमारे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में, तो हाइपरटेंशन रहेगा। और उस हाइपरटेंशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनका नुकसान हो जाएगा, और ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन में कोई डिसऑर्डर हो सकता है, डिसफंक्शन हो सकता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंसिव इंसिफेलोपैथी। उसकी वजह से फिर पेशेंट को हेडेक वगैरह हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, सीज़र आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अराइज हो सकती है। उसके बाद है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशन हो सकता है, ये एक अलग वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद परसिस्टेंट हाइपरटेंशन का मतलब क्या है कि लंबे टाइम तक उसका जो बीपी है वो हाई रहेगा, मतलब लगातार पेशेंट का बीपी हाई रहेगा, क्योंकि किडनी प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा है। एनीमिया, हमने पढ़ा था पहले कि ब्लड जो है यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो रहा है, छन्नी खराब हो गया ना ग्लोमेरुलाई। तो ग्लोमेरुलाई क्या है, एक तरीके से छन्ना है, छन्नी ही खराब हो गया है, तो फिर उसमें से ब्लड के कंपोनेंट्स निकल रहे हैं तो ब्लड एनीमिया हो जाएगा। फिर ग्रोथ फेल्यूर, ये एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसे हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर स्कूल गोइंग स्कूल गोइंग एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें होता था, मतलब 3 to 6 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, उनमें होता था। तो ऑब्वियस है कि वो ग्रोइंग फेज में है, तो उनमें क्या होगा कि न्यूट्रिशन वगैरह जो भी, जैसे ब्लड ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो जैसे ब्लड के कंपोनेंट्स निकल रहे हैं उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन भी निकल जा रहे हैं, इसेंशियल न्यूट्रिशंस, प्रोटीन भी निकल जा रहे हैं, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे क्या होगा, उस बच्चे का ग्रोथ फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। अगर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो ये फिर एक लंबे टाइम तक इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे किडनी फेल्योर का कारण बन जाएगा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या फिर इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या कर सकते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में। सबसे पहले तो नॉर्मल जो है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते ही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरिन एग्जामिनेशन, फिर हम मतलब क्या क्या कर सकते हैं। It shows increased specific gravity, smoky, dirty brown color urine with reduced total amount in 24 hours। मतलब एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूरिन का वो बढ़ा हुआ मिलेगा। स्मोकी और डर्टी मतलब जो कलर है वो स्मोकी डर्टी ब्राउन कलर का यूरिन मिलेगा, और यूरिन का जो टोटल आउटपुट होगा 24 आवर्स में अमाउंट होगा वो कम होगा, डिक्रीज्ड होगा। ओलिगूरिया पढ़ा था हमने। माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर एल्बुमिन्यूरिया इज डिटेक्टेड। हमने पढ़ा था कि एल्बुमिन का एक्सक्रिएशन हो रहा था, मतलब प्रोटीन का एक्सक्रिएशन हो रहा था, और प्रोटीन में भी जो ये एक टाइप का प्रोटीन होता है एल्बुमिन, वो सबसे ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा था। तो एल्बुमिनूरिया मतलब कि यूरिन में एल्बुमिन का कंटेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन
रिवील करेगा कि प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब जब हम यूरिन को स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर में, तो रेड ब्लड सेल के कंपोनेंट्स, डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स, पस सेल, ये सब भी देखने को मिल सकते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में। कुछ ब्लड एग्जामिनेशन भी हम कर सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन डिमॉन्स्ट्रेट्स इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिया, क्रिएटिनाइन, erythrocyte sedimentation rate, ASO titer, and anti-DNA SRB. There is decreased level of HB percentage, serum complement and albumin in blood. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यूरिया और क्रिएटिनाइन क्या है, एक तरीके का वेस्ट है। तो अगर किडनी हमारा प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है तो यूरिया, क्रेटिनाइन ये बढ़ा हुआ मिलेगा। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी बढ़ा हुआ मिलेगा। एएसओ टाइटर और एंटी डीएनएसआर भी हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद एचबी लेवल, मतलब हीमोग्लोबिन सीरम, एचबी परसेंटेज सीरम जो है वो कम मिलेगा, और एल्बुमिन भी, जो एल्बुमिन का अमाउंट भी जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि एल्बुमिन एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है, प्रॉपर छन नहीं पा रहा है ग्लोमेरुलाई का इम्पेयरमेंट होने की वजह से। उसके बाद हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया का कंडीशन देखने को मिल सकता है। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है, हाइपो मतलब होता है कम, और नेट्रीमिया यहाँ पे वर्ड है सोडियम के लिए, तो मतलब सोडियम का लेवल डिक्रीज मिलेगा। और हाइपरकैलेमिया, पोटासियम का जो लेवल है वो इंक्रीज्ड मिलेगा। ठीक है, और ओलिगूरिया तो रहेगा ही साथ में। थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे। थ्रोट स्वैब कल्चर में शो प्रेजेंस ऑफ बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन सम चिल्ड्रेन। ये थ्रोट स्वैब कल्चर जो टेस्ट है ये हमें क्या बताएगा, अगर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस प्रेजेंट है तो उसके पॉजिटिव, मतलब होने या नहीं होने के बारे में हमें बताएगा। चेस्ट एक्सरे पल्मोनरी कंजेशन को इंडिकेट करेगा, अगर हमारे लंग्स में कोई कंजेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको बताएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेशेंट का। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे जनरल और सपोर्टिव केयर। जनरल और सपोर्टिव केयर में हम सबसे पहले जो बताएंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे बेड रेस्ट के लिए। बेड रेस्ट हम तब तक बोलेंगे जब तक कि ब्लड में यूरिन आना बंद नहीं हो जाए। कुछ सप्ताह तक बेड रेस्ट के लिए हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। बेड रेस्ट से फ़ायदा क्या होगा कि जो मेटाबॉलिक डिमांड होता है हमारे बॉडी का, हम अगर एक्टिविटी करते हैं तो उससे बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या होता है, हमारा बीपी भी बढ़ता है। तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में ऑलरेडी हमारा हाइपरटेंशन था, तो हम और ज़्यादा अगर कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई स्ट्रेस लेते हैं, कोई भाग दौड़ वाला काम करते हैं, तो ये बीपी को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, मेटाबॉलिक डिमांड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। तो इसीलिए इस चीज़ से बचाने के लिए कि बीपी और भी ज़्यादा नहीं बढ़े, हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो बेड रेस्ट करे। ठीक है, उससे बीपी कुछ हद तक उसका कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट क्या काम करेंगे, हम वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, स्पेशली ब्लड प्रेशर को, पल्स को और रेस्पिरेशन को। फिर हम डेली वेट चेक करेंगे पेशेंट को, उससे हमें क्या पता चलेगा कि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद साथ में हम एडिमा को भी असिस्ट करेंगे कि एडिमा का कैसा है, मतलब कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इनटेक आउटपुट चार्ट को भी हम प्रॉपर मॉनिटर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। तो आप सिम्टम को याद करिए, जब जब आप सिम्टम को याद करेंगे कि हाँ ये सिम्टम था, तो आपको ऑटोमेटिक वो मेडिकल मैनेजमेंट याद आने लगेगा। जैसे हाइपरटेंशन है पेशेंट को, तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर एडिमा है तो उसको फिर हम डायूरेटिक्स देंगे।
तो यहाँ पे हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स के बारे में जानते हैं, क्या क्या एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में। ये जो भी मेडिसिन या फिर ड्रग्स के नाम मैं बता रहा हूँ आपको, ये बस इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। कोई भी मेडिसिन आपको खुद से पेशेंट को एडवाइस नहीं करना है। मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर ही एडवाइस कर सकता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रीफरेबली पेनिसिलिन। मतलब इस केस में, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, पेनिसिलिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये हम 7 से 10 दिन के लिए पेशेंट को देते हैं। फेरेंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए, अगर पायोडर्मा है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा एंटीबायोटिक्स में। उसके बाद हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, बीपी को ट्रीट करने के लिए, बीपी को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, या फिर अदर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दे सकते हैं। अदर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जैसे निफेडिपिन हो गया, एटिनोलोल हो गया। ये क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीडेटिव ट्रैंक्विलाइजर, डायज़ेपाम जिसको बोलते हैं, वो भी हम दे सकते हैं हाइपरटेंशन के केस में, कन्वल्जन और इंसेफेलोपैथी के केस में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डायूरेटिक्स हम देते हैं। डायूरेटिक्स किस लिए देते हैं, पेशेंट में जो पेशेंट के बॉडी के अंदर जो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है उसको एक्सक्रिएट आउट करने के लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक इज यूजुअली इंडिकेटेड एक्सेप्ट इन एसोसिएशन विथ पल्मोनरी एडिमा एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। डायूरेटिक्स जनरली किडनी पेशेंट को एडवाइस नहीं करते हैं डॉक्टर, अनटिल उसको पल्मोनरी एडिमा या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर नहीं है तब। मतलब इन केस में ही करते हैं, पल्मोनरी एडिमा के केस में या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के केस में ही डायूरेटिक्स पे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, अदरवाइज किडनी पेशेंट को डायूरेटिक्स नहीं देते हैं। डायलिसिस में बी नीडेड इन रीनल फेल्योर एंड सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सीवियर रीनल फेल्योर है और सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उस केस में डायलिसिस भी करना पड़ सकता है। मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक like CCF, hypertensive encephalopathy, etc. should be done promptly to prevent life-threatening outcome। मतलब कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि CCF हो गया, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, या फिर जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो इन सब सिम्टम्स को ट्रीट करना चाहिए टाइम पे, नहीं तो क्या होगा, पेशेंट का जान भी जा सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होते हैं। पेशेंट को डोपामाइन इन्फ्यूज़न, स्टेरॉयड थेरेपी या फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी दिया जा सकता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में। अब हम देखेंगे कि डाइटरी मैनेजमेंट क्या दे सकते हैं पेशेंट को। डाइट शुड बी अरेंज्ड विथ रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोटीन टू रिड्यूस नाइट्रोजन वेस्ट इफ यूरिया एंड क्रेटिनाइन इज इंक्रीज्ड। अगर यूरिया और क्रेटिनाइन इंक्रीज्ड है तो हम उस पेशेंट को प्रोटीन रिच डाइट देने से मना करेंगे, लेने से मना करेंगे, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट अगर पेशेंट लेता है तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है और ऑलरेडी हमारा किडनी इस काबिल नहीं है कि वो वेस्ट को प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीट आउट कर पाए, तो हम और ज़्यादा किडनी पे बर्डन नहीं देंगे, ठीक है। साल्ट और सोडियम कम देंगे टू रिड्यूस एडिमा और हाइपरटेंशन। साल्ट और सोडियम वाले डाइट कम देंगे क्योंकि एडिमा है पेशेंट को और हाइपरटेंशन भी रह रहा है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में। नेक्स्ट है फ्लूइड इनटेक। अगर ओलिग्यूरिया है और एडिमा है तो फ्लूइड इनटेक हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब उसको मना करेंगे। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स नीड टू बी अलाउड फ्रीली। कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को हम दे सकते हैं पेशेंट को, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ओवर हाइड्रेशन एंड सोडियम रिटेंशन में इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड लीड टू
लीड टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। मतलब ओवर हाइड्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा पानी अगर फ्लूइड कंज्यूम कर रहा है पेशेंट, और सोडियम रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो फेल होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, फ्लूइड इनटेक शुड बी अलाउड in a calculated amount. Example, total amount of previous day urine output is in 24 hours plus insensible losses to the allowed to drink on that day. इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को हम लिमिटेड अमाउंट में, कैलकुलेटेड अमाउंट में फ्लूइड देंगे। अब उसके लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पे एक एग्जांपल को दे के समझाया गया है कि प्रीवियस डे जो यूरिन आउटपुट है 24 आवर्स में, मान लो आज 14 अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर को पेशेंट का जो 24 घंटे हमने यूरिन एनालिसिस किया, उसमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट 1 लीटर है, या फिर आप कह लो 700 ml है, ठीक है, तो 700 ml है। और इनसेंसिबल लॉस का मतलब क्या होता है कि स्वेटिंग हो गया या फिर ब्रीदिंग हो गया, इसमें भी थोड़ा बहुत हमारा वाटर का लॉस होता है, तो उसमें मान लो पेशेंट का 300, ये हम एज्यूम कर लेंगे 300 लॉस हो रहा है, तो टोटल क्या हो गया 1000 ml विच इज़ 1 लीटर। तो नेक्स्ट डे जैसे 14 है, तो 14 को हम पेशेंट को अप टू 1 लीटर फ्लूइड अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जनरल मैनेजमेंट क्या है, अब स्पेसिफिकली हम नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि एज ए नर्स हमारा क्या रोल है एक पेशेंट को जब हम ट्रीट करते हैं, टेक केयर करते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में। तो सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा होता है, वो हम पेशेंट से या उसके फैमिली से ले सकते हैं। जनरली हम फैमिली से ही लेंगे बच्चे के केस में, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चा है वो छोटा है। रिसेंट हिस्ट्री पूछेंगे असेसमेंट के दौरान कि इन्फेक्शन कोई तो नहीं हुआ था, क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इन सब के बारे में उससे हम पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे। यूरिन के कलर के बारे में, अमाउंट के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछेंगे। अदर सिम्टम्स जैसे फटीग हो गया कि बहुत ज़्यादा थकान तो नहीं रह रहा, हेडेक, नोज़िया, मतलब सेंसेशन ऑफ वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो गया, सांस लेने में कोई परेशानी, ये सब सिम्टम्स के बारे में हम पेशेंट से पूछेंगे। फिर हम फेस पे या फिर फीट, फेस पे हो गया, हैंड पे हो गया, या फिर पैरों में स्वेलिंग के बारे में, सूजन के बारे में भी उससे हम पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा में मतलब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे खुद से, एक हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और लैब रिपोर्ट जो भी है, हम जो टेस्ट करवाएंगे उसको हम एग्जामिन करेंगे, उसको हम रीड करेंगे, इवेलुएट करेंगे। वाइटल साइन हम देखेंगे पेशेंट का, ब्लड प्रेशर हम बार बार चेक करेंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन मतलब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ऑलमोस्ट होता ही है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में। नेक्स्ट हम फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, पेरियोर्बिटल, पेरिफेरल एडिमा, इन सब चीज़ों को हम चेक करेंगे। लंग साउंड हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद विच कैन इंडिकेट पल्मोनरी एडिमा, लंग साउंड से हमें क्या पता चलेगा, पल्मोनरी एडिमा के बारे में पता चलेगा। चेक फॉर असाइटिस, असाइटिस क्या होता है, हमारे एब्डोमेन के अराउंड जो फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम असाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड ऑल फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट टू असेस फ्लूइड बैलेंस, मतलब फ्लूइड बैलेंस को असेस करने के लिए, फ्लूइड के बैलेंस को पता करने के लिए हम इनटेक और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे।
इनटेक में हम जो भी फ्लूइड या फिर डाइट जो भी उसको दे रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और यूरिन वो कितना पेशेंट आउटपुट कर रहा है, एक्सक्रिएट आउट कर रहा है, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डेली वेट। डेली वेट मैनेजमेंट हम करेंगे। डेली वेट मैनेजमेंट में हम जो ध्यान रखेंगे वो ये ध्यान रखेंगे कि हम मतलब हर दिन डेली मैनेजमेंट करेंगे। सेकंड चीज़ कि सेम टाइम पे करेंगे। मान लो आज हमने 8 बजे किया वेट चेक पेशेंट का, तो नेक्स्ट डे भी हम कोशिश करेंगे 8 बजे या 8 बजे के आसपास, लाइक 8 साढ़े 8 तक हम वेट चेक करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा, फ्लूइड रिटेंशन के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट हमें पता चलेगा, हमें देखना है लैब डेटा। हम जो भी लैब रिजल्ट आएगा, लैब टेस्ट होंगे उस पेशेंट का, हम लैब डेटा को रिव्यू करेंगे। यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, हेमेटूरिया देखेंगे और प्रोटीयूरिया देखेंगे। हेमेटूरिया का मतलब हम उसमें देखेंगे कि यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं है और प्रोटीन का कंटेंट तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड टेस्ट टू मॉनिटर BUN एंड क्रिएटिनाइन लेवल, इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन। ये बन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनाइन जो होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं किडनी फंक्शन के। इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली पोटेशियम के बारे में हम चेक करेंगे, और एल्बुमिन के लेवल को हम चेक करेंगे। ब्लड टेस्ट के दौरान हम मेनली इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, वो जो भी हम असेसमेंट करेंगे, तो असेसमेंट के दौरान हमें जो भी पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना डायग्नोसिस बनाएंगे। कुछ कॉमन डायग्नोसिस है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर एग्ज़ाम में कोई केस आता है तो हम उसको कैसे आंसर करेंगे। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में जो कॉमन डायग्नोसिस है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। Excess fluid volume related to impaired renal regulation of fluid and sodium as evidenced by edema, weight gain and hypertension। मतलब सबसे पहला डायग्नोसिस हम बना सकते हैं कि एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम जो रिलेटेड है इम्पेयर्ड रीनल रेगुलेशन से, मतलब खराब रीनल रेगुलेशन से, हमारा किडनी प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रहा है किसको, फ्लूइड को, सोडियम को। और ये हमें पता कैसे चला, एडिमा है पेशेंट के बॉडी में, वेट गेन हो रहा है और हाइपरटेंशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू जनरलाइज्ड एडिमा। इसका क्या मतलब है कि जनरलाइज्ड एडिमा के कंडीशन में स्किन इम्पेयर होने का मतलब स्किन डैमेज होने का चांस होता है। ठीक है, क्योंकि एडिमा क्या करता है, जो बॉडी सरफेस एरिया होता है उसको एक तरीके से इंक्रीज करता है, और जो हमारा जो ऊपर के सरफेस पे जो स्किन होते हैं उस पर भी प्रेशर डालता है, स्किन का जो सरफेस है उसको इंक्रीज कर देता है। तो उससे क्या होता है, स्किन डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। नेक्स्ट, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, नोजिया एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। क्या होगा, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हो सकता है, मतलब न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है उसका इम्बैलेंस हो सकता है, पर्याप्त मात्रा में बॉडी को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एनोरेक्सिया हो रहा है बीमारी की वजह से, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है। दूसरा, नोजिया हो रहा है। तीसरा कारण है कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है, उसको बहुत सारे प्रोटीन हम बोल रहे हैं नहीं लेने के लिए, तो इस वजह से भी न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग, वीकनेस एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को जो मतलब जैसे नॉर्मल एक्टिविटी होता है, डे टू डे लाइफ एक्टिविटी भी होता है, जो नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह होता है वो भी करने में उसको दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी थका थका फील कर रहा है, उसको कमज़ोरी लग रहा है और फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है उसके बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है रिस्क फॉर इंजरी,
फ्रॉम सीजर्स और सेरिब्रल हेमरेज। हमने पढ़ा था कि इंसिफेलोपैथी एक कंडीशन था, हाइपरटेंसिव इंसिफेलोपैथी, तो उसकी वजह से पेशेंट को सीज़र आ सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है। तो उस केस में जब सीज़र आते हैं तो पेशेंट अपना कंट्रोल खो देता है, उस केस में पेशेंट को इंजरी हो सकता है, चोट लग सकता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग द डिजीज प्रोसेस, ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर मेजर। नेक्स्ट डायग्नोस जो हम बना सकते हैं, डेफिशिएंट नॉलेज मतलब पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा डिजीज़ के कंडीशन के बारे में, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट चलेगी, सेल्फ केयर मेजर्स क्या क्या हम मतलब पेशेंट कर सकता है, खुद के लेवल पे क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन, मतलब खराब यूरिनरी एलिमिनेशन, मतलब प्रॉपर तरीके से जो यूरिन है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, यूरिन मतलब यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है ग्लोमेरुलस के ग्लोमेरुलाई के डिसफंक्शन की वजह से। ठीक है, हमारा जो नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा उसका गोल क्या रहेगा? पेशेंट विल डिमॉन्स्ट्रेट ए रिडक्शन इन एडिमा एंड मेंटेन ए स्टेबल वेट। हमारा गोल क्या रहेगा कि पेशेंट का जो एडिमा है, जो स्वेलिंग है, सूजन है, हम उसको कम कर पाएँ अपने जो भी केयर है उसके थ्रू। सेकंड की जो स्टेबल वेट है, एक नॉर्मल वेट है, वहाँ पे हम उसको पहुँचा पाएँ, मतलब अगर वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है तो हम उसको केयर प्रोवाइड करेंगे और उसको एक नॉर्मल वेट पर आने में उसको हेल्प करेंगे पेशेंट को। पेशेंट ब्लड प्रेशर विल रिमेन विद इन ए सेफ रेंज। हमारे केयर के बाद पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल रेंज में आना चाहिए। पेशेंट विल मेंटेन ए बैलेंस्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस। आफ्टर केयर पेशेंट एक मतलब ऐसे लेवल पे आना चाहिए कंडीशन पे ताकि वो बैलेंस मतलब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस अपने बॉडी के अंदर मेंटेन कर पाएगा। पेशेंट विल टॉलरेट प्रिस्क्राइब्ड डाइटरी इनटेक विदाउट नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब पेशेंट को जो भी प्रिस्क्राइब्ड डाइट है उसके डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वो टॉलरेट करना चाहिए। मतलब जैसे इनटॉलरेशन का मतलब क्या है कि पेशेंट कुछ लिया, कुछ भी फ्लूइड लिया, जूस लिया, तो वो तुरंत ही वोमिट कर दे रहा है, तो ये हो गया इंटॉलरेंस। तो हमने जो केयर प्रोवाइड किया तो उस केयर में अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, जो भी प्रिस्क्राइब डाइट है पेशेंट अगर लेगा तो उसको नोजिया और वोमिटिंग नहीं होगा। ये हमारा गोल होगा हमारे जो भी केयर हम प्रोवाइड करेंगे उस पूरे केयर के दौरान। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट एंड फैमिली विल बी एबल टू वर्बलाइज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट। डायग्नोस हमने बनाया था कि नॉलेज डेफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे उस पर काम करेंगे, पेशेंट को और फैमिली को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या डिजीज़ कंडीशन है, उसमें क्या केयर हम प्रोवाइड करेंगे, आपको एज ए पेशेंट, एज ए अटेंडेंट, एज ए फैमिली मेम्बर क्या कोऑपरेशन देना है। तो फिर क्या होगा, पेशेंट और फैमिली जो है मतलब उस चीज़ों को समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या होगा? नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब है कि एज ए नर्स हम क्या क्या एक्शन लेंगे, जो भी हमने डायग्नोस बनाया है, असेसमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो हमारा फोकस होगा मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट पे, होल प्रोसेस के दौरान स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम मॉनिटरिंग और असेसमेंट करेंगे ही, साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो सबसे पहला है स्ट्रिक्टली मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, इसको हम शॉर्ट में INO चार्ट भी बोलते हैं, और डेली वेट का हम देखेंगे। टेक एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस फ्रिक्वेंटली स्पेशली ब्लड प्रेशर, मतलब वाइटल साइंस हम फ्रिक्वेंटली लेंगे, 1 आवरली, 2 आवरली, 3 आवरली, जैसा भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, और उसमें स्पेशल ध्यान हम ब्लड प्रेशर पे देंगे। Continuously assess for signs of fluid overload such as crackles in the lungs, shortness of breath और increased edema, मतलब फ्लूइड रिटेंशन के जो साइंस हैं उस पर भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। फ्लूइड रिटेंशन के साइन क्या क्या हो सकते हैं
कि अगर लंग्स में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगा, एडिमा होगा, ठीक है। मॉनिटर फॉर चेंजेस इन मेंटल स्टेटस विच कुड इंडिकेट ए सीवियर हाइपरटेंसिव एपिसोड। हमने पढ़ा था कि हाइपरटेंशन होता है पेशेंट को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में, और एक और कंडीशन हमने पढ़ा था हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। तो उस केस में पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि कोई मेंटल स्टेटस तो पेशेंट का चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट, फ्लूइड और डाइटरी मैनेजमेंट में हम जो भी फ्लूइड और मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर को, वो हम डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है वो हम पेशेंट को टाइम टू टाइम देंगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर करेंगे। नेक्स्ट है कोलेबरेट विद अ डाइटिशियन टू प्रोवाइड अ डाइट दैट इज लो इन प्रोटीन एंड पोटेंशियली लो इन पोटेशियम बेस्ड ऑन पेशेंट्स लैब रिजल्ट। पेशेंट का जो भी ब्लड रिजल्ट आएगा, ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम डाइटिशियन जो भी अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उनके साथ कोलैबोरेट करके एक डाइट चार्ट बनाएंगे और उसी डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट को हम डाइट प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम स्पेशली क्या ध्यान देंगे कि जो भी हम डाइट दे रहे हैं वो लो प्रोटीन डाइट होना चाहिए, मतलब उस डाइट में प्रोटीन का मात्रा कम होना चाहिए, पोटासियम भी कम होना चाहिए, जो भी पेशेंट का लैब रिजल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। प्रोवाइड पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। अब कई बार क्या होता है, हम डाइट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो बोल देते हैं पेशेंट को, लेकिन हम उसे समझाते ये नहीं है कि क्यों आपको डाइट रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ये वाला हम क्यों मना कर रहे हैं। पेशेंट को लगता है ये तो ऐसे ही बोल रहा है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी बोल रहा है। तो हम उसे समझाएंगे कि प्रॉपर कि ये जो डाइट है, जैसे सोडियम है, सोडियम डाइट लोगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन वाला डाइट लोगे तो आपके किडनी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने, मतलब उसको एक्सक्रीट आउट करने में, उसके उससे वेस्ट बहुत ज़्यादा बनता है। इस तरीके से अगर आप समझाएंगे तो पेशेंट समझेगा। नेक्स्ट है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, हम दवाई क्या क्या देंगे। एडमिनिस्टर हाइपरटेंसिव मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होगा एंटी हाइपरटेंसिव वो हम मेडिसिन देंगे ताकि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएँ। एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स, एग्जाम्पल फ्यूरोसमाइड, टू हेल्प एक्सक्रिएट एक्सेस फ्लूइड एंड मैनेज एडिमा, मतलब हम डायूरेटिक्स देंगे जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फ्यूरोसेमाइड, इसको ब्रांड नेम एमसेट के नाम से भी आता है ये। तो ये हम देंगे ताकि जो एडिमा है, जो स्वेलिंग है पेशेंट का, वो कम हो सके, ठीक है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स इफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ड्यू टू एन ऑनगोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को अगर जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसका वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्रमोटिंग कंफर्ट एंड रेस्ट, पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि वो बेड रेस्ट करे, एक्टिविटी कम से कम करे, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसका मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो कम रहेगा और उसके किडनी पे ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा और उसका जो बीपी है वो भी कम रहेगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर उतना ही इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू प्रमोट ईजियर ब्रीदिंग इफ़ द पेशेंट हैज़ साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। अगर पेशेंट में आपको कोई पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड एडिमा दिख रहा है तो उस केस में पेशेंट का जो बेड का हेड साइड होता है उसको थोड़ा सा एलिवेट कर दें, थोड़ा सा उठा दें, ताकि पेशेंट को ब्रीदिंग करने में, मतलब सांस लेने में आसानी होगा। प्रोवाइड स्किन केयर टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन स्पेशली इन एडिमेटस एरिया, मतलब स्किन केयर प्रॉपर देंगे ताकि और स्पेशली जहाँ पे एडिमा है, मान लो पेशेंट के हाथ में एडिमा है या फिर फेस के अराउंड एडिमा है, तो उस
पार्ट में, उस बॉडी पार्ट में हम ज़्यादा केयर करेंगे स्किन का, ताकि स्किन का ब्रेकडाउन नहीं हो, स्किन कटे नहीं, फटे नहीं वहाँ पे उस पार्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट है पेशेंट और फैमिली एजुकेशन में अ, हम क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। डिजीज़ के प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे हम उसको। कोई हार्ड एंड फास्ट मेडिकल टर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको, उसके लिए आई एंड ओ चार्ट, मान लो आई एंड ओ चार्ट उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है आई एंड ओ चार्ट होता क्या है। हम उसको इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, या फिर हम उसको और भी सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करेंगे समझाने का, कि जो पेशेंट इनपुट मतलब कितना खाना ले रहा है, पीना ले रहा है, और कितना वो एक्सक्रीट आउट कर रहा है, ये होता है इनपुट चार्ट। तो इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करेंगे। टीच द फैमिली हाउ टू मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट चार्ट एट होम। हम फैमिली को बताएंगे कि इनपुट आउटपुट चार्ट वो घर पे भी कैसे मेंटेन कर सकता है। एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसको हम डाइट चार्ट बोलते हैं उसके घर के लिए भी, ताकि वो डाइट वो अवॉइड कर सके, जैसे कि सोडियम रिच डाइट हो गया, पोटेशियम वाले डाइट को वो अवॉइड कर सके, और जो पेशेंट के लिए हेल्दी डाइट है वो उसको प्रेफर करे, पेशेंट को दे। एजुकेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग ऑल मेडिकेशन। हम उसको समझाएंगे कि आप जो मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो आप टाइम से लो, क्या इम्पोर्टेंस है उसका मेडिकेशन का, क्या नुकसान हो सकता है अगर टाइम पे नहीं लिया मेडिकेशन तो। और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वर्सनिंग कंडीशन, मतलब और अगर मान लो घर पे कोई वर्सन मतलब कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होता है, तो उस केस में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और तुरंत आपको कौन सा ऐसा कंडीशन है, कौन सा ऐसा साइन एंड सिम्टम्स एज ए पेरेंट्स आप देखोगे पेशेंट के अंदर, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके आओगे। तो वो सब साइन एंड सिम्टम्स, जो कॉम्प्लिकेटेड साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में भी हम पेशेंट के फैमिली मेम्बर को, पेशेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाएंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जनरली बच्चों में होता है, तो हम बच्चों को प्लेइंग मटेरियल दे सकते हैं, मतलब कुछ खिलौना वगैरह दे सकते हैं, ताकि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सके, जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं उस पर बार बार फोकस नहीं जाए, पेन एडिमा हो गया, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सके। और जो मदर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे चाइल्ड केयर में, क्योंकि चाइल्ड मदर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर को, और जो भी पेरेंट्स हैं पेशेंट के, उसको हम इमोशनल सपोर्ट देंगे, उसको हम सांत्वना देंगे कि हाँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, आप भी कोऑपरेट कीजिए, हम भी केयर कर रहे हैं। इस तरीके से उसको हम अच्छे से समझाएंगे। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन में हैज़ द पेशेंट्स एडिमा डिक्रीज्ड। इवेल्युएशन मतलब कि हम ये देखेंगे कि जो भी केयर हमने दिया और जो हमारा गोल था, वो गोल मीट हुआ या नहीं, उस गोल को हमने अचीव किया या नहीं। तो हम एक तरीके से खुद से क्वेश्चन करते हैं, हैज़ द पेशेंट एडिमा डिक्रीज्ड, क्या जो हमने केयर दिया उस केयर से पेशेंट का एडिमा डिक्रीज हुआ। इज़ देयर ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज, क्या उस पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर कम हुआ, नॉर्मल रेंज में आया। आर देयर लैब वैल्यूज़, लैब वैल्यूज़ में मेनली बर्न हो गया, क्रिएटिनाइन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, वो इम्प्रूव हुआ या नहीं, नॉर्मल रेंज में आया या नहीं। डज द पेशेंट एंड फैमिली अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ केयर, क्या जो हमने इम्पोर्टेंस बताया था, जो भी हमने लेक्चर दिया था, समझाने का कोशिश किया था पेशेंट को और फैमिली मेम्बर को, क्या वो चीज़ें, प्लान का जो केयर था, वो चीज़ें उनको समझ में आया या नहीं। हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये एक क्वेश्चन है 2018 में डीएनसी के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया था। मीना 3 year old is admitted in pediatric unit with diagnosis of glomerulonephritis। अब इसमें फिर आपको बोलेगा कि डिफाइन एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है।
उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स मतलब साइन एंड सिम्टम्स बताइए कि क्या क्या हो सकते हैं मीना के अंदर। एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस डीएनसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स कोई फ्रेंड दूसरे नर्सिंग काउंसिल से देख रहे हैं तो आप बताइए कि इस मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेरी है तो। थैंक यू।